हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है उनसे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संगम काल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है हम 3 राजवंशों के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें चोल राजवंश, चेर राजवंश और पांड्य राजवंश की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इन तीनों ही वंशों के जो हैं एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, तो वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू, संगम काल। तो संगम काल क्या था? संगम काल तमिल कवियों का एक संघ हुआ करता था, यानी कि संगम जो है नाम रखा गया है इसका। तो संगम क्या होता था? तमिल कवियों का एक संघ होता था और संगम कवियों को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त होता था। तो जिसके कारण ये विशाल साहित्य की रचना हुई, जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि जितना भी इन कवियों ने साहित्य बनाया, रचनाएं की, तो उसको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो संगम साहित्य की रचना हुई है, तो इसमें कितने कवि थे? तो 473 कवि थे और इनके द्वारा लगभग 2300 रचनाएं की गई हैं। 2289 रचनाएं जो हैं इनके द्वारा की गई हैं। और संगम साहित्य की रचना जो है, इसका टाइम पीरियड भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 300 BC से लेकर 300 एडी और बीसी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो ये जो था संगम साहित्य का टाइम पीरियड था। और कौटिल्य जो थे, जिनको विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने संगम काल के दक्षिण जो भारतीय राज्य थे उनको क्या कहा था? उनको इन्होंने कहा था कुल संघ। यानी कि कौटिल्य द्वारा संगम काल के जितने भी राज्य थे उनको कुल संघ के नाम से इन्होंने पुकारा था। और जो संगम साहित्य है, इसमें हम जो है तमिल प्रदेश के, यानी कि तमिल जो राज्य था वहाँ पर जो था संगम, जितने भी राज्य हुए थे वो वहाँ पर हुए थे तमिल वाले प्रदेश में। तो यहाँ पर किन किन राजाओं ने शासन जो था ये किया था? तो ये किया था चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों ही वंशों ने यहाँ राज किया था। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि समय जानने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, तो जल घड़ी का यहाँ पर यूज़ किया जाता था। और तमिल जो प्रदेश थे, इसमें ब्राह्मणों का बहुत अधिक प्रभाव रहा था, क्योंकि सर्वप्रथम जो ब्राह्मण थे इसी काल में इनका उदय हुआ और ब्राह्मण वर्ग को यहाँ जो था प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में जाना जाने लगा। तो प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में जाना जाता था और इनकी हत्या को जो था एक अपराध माना जाता था। अगर किसी ब्राह्मण की कोई हत्या कर देता था तो उसे जो था एक अपराध के रूप में देखा जाता था। संगम काल में व्यापारियों को बेनिगर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि संगम काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो बेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संगम साहित्य में दास प्रथा का कोई भी प्रमाण जो है नहीं मिला है। और सबसे शुभ किस पक्षी को यहाँ पर माना जाता था इस काल में? तो कौवा जो है इसको सबसे शुभ पक्षी माना जाता है। था ऐसा माना जाता था कि कौवा जो है ये अतिथियों के आगमन की सूचना देता है और नाविकों को सही दिशा का बोध भी करवाता है। तो इसी कारण इसको जो है शुभ माना जाता था। और जब भी जहाज़ों पर ये जाया करते थे संगम काल में व्यापार के लिए, युद्ध के लिए, तो उस टाइम जो कौवा होता था इसको साथ में ले जाया जाता था, ताकि सही दिशा का जो है ये पता चल सके। तो तमिल देश के जो प्राचीन देवता हुए हैं, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तमिल देश के जो प्राचीन देवता थे कौन थे? तो मुरुगन थे, जिनको हिंदू धर्म में जो है स्कंद कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है और शिव पार्वती का पुत्र इनको माना जाता है। तो स्कंद का जो नाम है इसको कुमार भी कहा जाता है और तमिल भाषा में इसका अर्थ जो है मुरुगन होता है, इसीलिए इसे मुरुगन के नाम से यहाँ पर पूजा इसकी की जाती है। तो अभी हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे चेर और पांड्य वंश के बारे में। तो संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक जो शक्तिशाली हुए थे तो चोल राज्य हुआ था। चोलों को सबसे शक्तिशाली माना जाता था और इनका जो प्रसिद्ध शासक था करिकाल था। यानी कि चोल वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था ये करिकाल था, जो 190 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। और इसके पास क्या थी? शक्तिशाली नौसेना भी थी, क्योंकि ये जो वंश थे ये बसे थे समुद्र के किनारे, तो इनके पास जो नौसेनाएं थी वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, हाईलाइटेड है। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की जो राजधानी थी ये कावेरी पट्टनम थी। और करिकाल ने क्या किया था? पुहार की स्थापना की थी, और जो कावेरी नदी के किनारे
इसने क्या किया था कि पुहार की स्थापना की थी और वहाँ पर इसने क्या किया था, एक लंबा बांध बनवाया था, 160 किलोमीटर का बांध बनवाया था। और ये बांध का निर्माण जो करवाया गया था, ये किससे करवाया गया था, तो ये बांध का निर्माण 12,000 गुलामों से करवाया गया था, जो श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 12,000 गुलामों से इस बांध का निर्माण करवाया गया, जो 160 किलोमीटर का था। कहाँ पर था, पुहार में था। पुहार जो की पहचान जो है कावेरी पट्टनम के रूप में की गई है। तो इन्हीं को श्रीलंका से जो बंदी बनाकर लोगों को लाया गया था, उनसे इस बांध का निर्माण करवाया गया था। और पुहार की पहचान मैंने आपको बता दिया, कावेरी पट्टनम के रूप में की गई थी, जो यहाँ की राजधानी थी। और चोलों ने जो थी ये राजधानी बनाई थी और व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा ये केंद्र हुआ करता था कावेरी पट्टनम। और यहाँ पर जो बंदरगाह था, जिसको डॉकयार्ड भी कहा जाता है, तो बहुत बड़ा यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था। चोल वंश के जो वैभव है, इसका मुख्य स्रोत क्या था, तो मुख्य स्रोत इसका था सूती कपड़े का व्यापार। और चोल वंश के पास कुशल नौसेना भी थी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये कॉटन का जो कपड़ा होता है, इसका व्यापार जो किया जाता था, काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता था। तो चोलों का जो प्राचीन उल्लेख है, ये कात्यायन ने किया था और इनका जो राजकीय प्रतीक था, ये बाघ था। यानी कि चोल जो थे, इनका राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बाघ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चेर वंश के बारे में। तो संगमकालीन राज्यों में चेर राज्य का सबसे प्राचीन राज्य माना गया है। यानी कि जितने भी संगमकालीन राज्य हुए हैं, उनमें चेर जो राज्य है, इसको सबसे प्राचीन जो है माना गया है। ऐतरेय जो ब्राह्मण है, इसमें चेरपाद शब्द का प्रयोग जो है वो चेरों के लिए किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपाद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो चेरों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। और चेर वंश का जो शासन है, ये केरल के क्षेत्र पर था। यानी कि केरल का जितना भी एरिया था, वहां पर चेर वंश का शासन हुआ करता था। और इनकी राजधानी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको बंजी या बंजीपुरम के नाम से जाना जाता है और इसे करूर कहकर भी पुकारा जाता था। तो करूर के नाम से भी इसको जाना जाता था, बंजी और बंजीपुरम से भी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है चेर राजधानी में सबसे बड़ी संख्या में क्या मिला है, तो वहां पर सबसे बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चेर की जो राजधानी थी बंजीपुरम, वहां से रोमन जो सिक्के थे ये प्राप्त हुए हैं, काफी बड़ी मात्रा में ये प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और चेर वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुआ था, सेनगुट वन हुआ था। तो याद रखेंगे, चेर वंश का जो प्रसिद्ध शासक था, ये सेनगुट वन था, जिसे लाल चेर के नाम से भी पुकारा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल चेर से किसे पुकारा जाता था, सेनगुट वन को जो है ये लाल चेर के नाम से पुकारा जाता था। और प्रथम चेर शासक जो थे उदयनजेरल जो प्रथम चेर शासक हुए थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होने का इनका उल्लेख मिला है। और इन्होंने क्या किया था कि महाभारत के युद्ध में जितने भी वीर जो थे भाग लेते थे, उनको ये भोजन करवाया करते थे। तो महाभारत से इनको जोड़कर देखा जाता है। जो फर्स्ट इनके राजा हुए थे उदयनजेल। और चेर वंश का जो राजकीय चिन्ह है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो राजकीय चिन्ह था, ये धनुष था। और चोलों का क्या था, तो मैंने आपको बताया कि बाघ जो था चोलों का राजकीय चिन्ह था और इनका क्या आ गया, इनका धनुष आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पांड्य वंश के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पांड्य राज्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था। उसने कहा था कि उनका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पांड्य राज्य किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो पांड्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ये होता है प्राचीन देश। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख जो है, ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी मिलता है। और मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख जो है, ये मावर के रूप में किया है। मावर शब्द जो है मेगास्थनीज द्वारा यूज किया गया है, पांड्य के लिए मावर शब्द का यूज किया गया है। और पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, यानी कि दक्षिण सुदूर और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित थे। और इसे जो था तमिलनाडु के आधुनिक जो रामनद और मदुरई जिले हैं, इनके रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में जो है जो तमिलनाडु के जो रामनद और मदुरई जिले हैं, इनके रूप में जो जाना जाता है। और पांड्यों की जो राजधानी थी, ये थी मदुरई। तो याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार जो है इनकी राजधानियां तो मेनली पूछी ही जाती हैं। तो इनकी जो राजधानी थी, ये मदुरई थी। और पांड्य राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था, ये कार्प था। तो कार्प क्यों था, क्योंकि ये मछली का एक नाम था और समुद्र के किनारे रहते थे, मोतियों के लिए इनको जाना जाता था। तो इनका चिन्ह क्या था, कार्प था, जो एक तरह की मछली हुआ करती थी। और इस राजवंश का जो प्रथम शासक था नेडियोन, इसके द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा सर्वप्रथम समुद्र पूजा प्रारंभ की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम समुद्र पूजा का उल्लेख
कहाँ है और किसने इसको आरंभ किया था? तो समुद्र पूजा को सबसे पहले जो आरंभ किया गया था तो पांड्यों द्वारा ही किया गया था। उनका जो प्रथम शासक था नेडियोन, उसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था समुद्र पूजा को। और तमिल परिषदों में संकलित साहित्यों में जो संगम नाम से जाने जाते हैं, इनमें पांड्य राजाओं का उल्लेख है। यानी कि जितने भी तमिल परिषदों में संकलित साहित्य हैं, उनमें संगम नाम से जाने जाने वाले जो हैं, इनमें पांड्य राजाओं का उल्लेख भी जो है वो हमें मिलता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक, संगम काल के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम संगम काल के MCQ सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।